जिस जमी पर भी खिला मेरे लहू का परचम, लहलहाता है वहां अर्ज फलस्तीन का अलम। तेरे आदा ने किया एक फलस्तीन बर्बाद, मेरे जख्मों ने किए कितने फलस्तीन आबाद। ये फैज अहमद फैज की नज्म है फलस्तीनी शोहदा के लिए। इसराइल और फलस्तीन पे लगातार हम अपडेट्स कर रहे हैं, लगातार बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि हम बात करते हैं गौहर रज़ा से। गौहर रज़ा हमारे देश के जाने माने शायर हैं, साइंटिफिक टेम्पर के लिए बात करते हैं और फलस्तीन के हक के साथ लगातार खड़े रहते हैं, लगातार मंचों पर जाते हैं, लगातार बात करते हैं। दरअसल फलस्तीन के दर्द का पहला पता, जो वहाँ के दर्द की पहली खबर आई थी, वो मुझ जैसे लोगों तक वहाँ के शायरों के माध्यम से ही पहुंची थी। चाहे वो महमूद दरवेश हो, नाजिम हिकमत हो, हिबा अबू नदा हो, नजवान दरवेश हो, इन लोगों को पढ़ते हुए हमें समझ में आया था कि फ़लस्तीनी अवाम किस कदर दर्द झेल रही है। और इसीलिए जब 7 अक्टूबर को ये सारा कुछ हुआ तो चौंकने की जगह हमने यही कहा कि ये सब 7 अक्टूबर को शुरू नहीं हुआ है, ये सब 1948 और उसके भी पहले से लगातार फ़लस्तीनियों के ऊपर इजराइल, अमेरिका और बरतानिया का जो जुल्म है, उसके चलते लगातार चीज़ें इस हालत में पहुंची हैं कि फ़लस्तीनी आज अपनी आवाज अलग अलग तरीकों से उठा रहे हैं। आज हमने सोचा कि गौहर रजा साहब से थोड़ा सा उस इतिहास की बात करें, थोड़ा उस शायरी पे बात करें और थोड़ा आज के हालात पे बात करें। गौर साहब, शुरुआत यहां से। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे शो पे, दूसरी बार आप आए हैं हमारे चैनल पे। बहुत शुक्रिया। वहाँ जो सारा कुछ चलता रहा है लंबे समय से, दरअसल हमारे जैसे लोगों ने तो पोएट्री से ही जाना कि फ़लस्तीन में इस तरह का कुछ चल रहा है। हिस्ट्री तो बाद में पढ़ी। जब हम लोग जवान हो रहे थे, कॉलेज में थे, तो नाजिम हिकमत की कविताएं, महमूद दरवेश की कविताएं लगातार हिंदी में अलग अलग मैगजीन्स में ट्रांसलेट होकर छप रही थीं। और मुझे पूरा भरोसा है कि उर्दू में भी ट्रांसलेट हुई होंगी, दूसरी जो भारत की भाषाएं हैं उसमें भी आई होंगी वो। तो वहाँ का जो पूरा ये पोएट्री का माहौल है, जिसमें एक तरह की पोएट्री दिखती है लेकिन उसके 1000 डायमेंशंस दिखाई देते हैं अलग अलग पोएट्स के यहाँ। मैं चाह रहा था कि सवाल की जगह बस मैंने आपको छेड़ दिया है और इसके बाद आप आराम से अपनी बातचीत रखें। आप तो बहुत छोटे हैं मुझसे। मैं अपने उस पीरियड को याद करता हूँ जब मैं एक छात्र था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पर एक एसोसिएशन हुआ करती थी फॉरेन स्टूडेंट्स की। उसमें ज़्यादातर वो लोग थे जो लोग अलग अलग मुल्कों से आए थे, लेकिन मेजॉरिटी वहाँ पर फिलिस्तीनी और अरब कंट्रीज से आने वालों की, अफ्रीकन कंट्रीज से आने वालों की थी। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि इंट्रोडक्शन मेरा उस वक्त उनकी वजह से हुआ, बल्कि एक्टिविज्म की शुरुआत फिलिस्तीन के ख़ास तौर से मसले को लेकर के अलीगढ़ में एसएफआई का जो गठबंधन था उनके साथ, और हमारा जो करीबी रिश्ता था उन लोगों के साथ जो फिलिस्तीन से आए थे स्टूडेंट्स, बेघर बेदर थे, और लगातार उनकी नब्ज ऊपर नीचे होती रहती थी। और हमें ये एहसास था कि इनके घर पर क्या हो रहा है, इनके घर पर कब बमबारी होगी, कौन इनका रिश्तेदार मारा जाएगा, कौन जिंदा रहेगा। फिर भी वो लड़ रहे थे, और ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत हुआ करता था उस वक्त। मुझे अभी भी याद है जो इजिप्ट में रहने वाले मोइन साधु शना हमारे दोस्त हुआ करते थे, क्लास फेलो भी थे, वो उसके सेक्रेटरी हुआ करते थे उस वक्त। हम लोग जब भी एजिटेशन में उतरते थे, और उतरना पड़ता था बार बार फिलिस्तीन के मसले को लेकर के, और पूरे मुल्क में एक माहौल था जो आज़ादी की लेगेसी की वजह से, ख़ास तौर से इन दो मुल्कों के लिए, एक साउथ अफ्रीका के लिए जहाँ पर अपार्थाइड की हुकूमत थी, और दूसरे फ़िलिस्तीनी अवाम के लिए जो दर्द था हिंदुस्तानी अवाम के दिल में, हमारी फ्रीडम मूवमेंट की लेगेसी की वजह से, उसकी विरासत की वजह से, वो हम तक कई जनरेशन से आ रहा था। जाहिर है कि
मेरा बहुत इंटरेस्ट था पोएट्री में, तो पोएट्री की शुरुआत भी उसी वक़्त से होती है और जो बड़े-बड़े नाम आपने लिए नाज़िम हिकमत हों या महमूद दरवेश हों, इनको हमने उर्दू ज़बान में पढ़ना शुरू किया और फिर अंग्रेज़ी तक पहुँचे हम। लेकिन ये पूरा एक माहौल जो था उस वक़्त, वो हमको फ़िलिस्तीनी लिटरेचर के करीब तो ले ही जा रहा था, लेकिन वो ये भी बता रहा था कि दुनिया के हर लिटरेचर के अंदर लगभग फ़िलिस्तीनी अवाम का दर्द छलकता हुआ दिखाई देता था। हम उर्दू ज़बान में अगर लें तो फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ लिख रहे थे, साहिर लुधियानवी लिख रहे थे, जो न सिर्फ़ ये कि फ़िलिस्तीन के अवाम तक महदूद था, बल्कि जंग के खिलाफ था, कहीं भी हिंसा के खिलाफ था ये लिटरेचर। और मैं समझता हूँ कि उस वक़्त सबसे चौंका देने वाली बात, और आज भी बहुत चौंका देने वाली बात लगती है मुझको, कि वो लोग अ, मौत के साए में जी रहे थे। नस्ल दर नस्ल मौत के साए में जी रहे थे। लेकिन जो लिटरेचर वहाँ से पैदा हो रहा था, उसमें कड़वाहट नहीं थी। उसमें सिर्फ़ सीना कूटना नहीं था। वो खूबसूरत था लिटरेचर। वो ज़ाहिर है हिंसा के खिलाफ था, जंग के खिलाफ था। वो याद कर रहा था अमन के, चैन के दिनों को। वो याद कर रहा था फूलों को। वो याद कर रहा था वहाँ पे उगने वाले पेड़ों को, खेती को, शबनम को, गिरती हुई ओस को, उगते हुए फूलों को, खिलती हुई कलियों को। तो इन हालात में भी इंसान अपनी इंसानियत को किस तरह से कायम रखता है, हमको वहाँ की नज़्में और वहाँ की कहानियाँ लगातार बता रही थी, जो एक बहुत बड़ी बात थी। यानी हमारी शख्सियत जब ढल रही थी, हमारी जनरेशन की शख्सियत जब ढल रही थी, उस वक़्त फ़िलिस्तीन हो या साउथ अफ्रीका हो, ये दोनों जगह हमारे लिए हमारी शख्सियत को ढालने में, हमारी इंसानियत को बरकरार रखने में, उसको ज़्यादा पक्का करने, मुस्तहकम करने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें थी हमारी जनरेशन की। आपने फैज़ का नाम लिया सर, तो मुझे उनकी वो नज़्म याद आई जिससे हम लोगों का परिचय उस ज़माने में हुआ था। फ़लस्तीनी शुहदा जो परदेस में काम आए। बिल्कुल, और ये बड़ी पावरफुल नज़्में थी। ये बिल्कुल। सरहदें क्रॉस करके, सरहदें फांद करके हम तक पहुँच रही थी, और अगर हम तक पहुँच रही थी तो दुनिया के और हिस्सों में भी पहुँच रही होंगी। और इसी तरह से दूसरे मुल्कों में जो कुछ लिखा जा रहा था फ़िलिस्तीन के लिए या लेबनान के लिए, फैज़ की बहुत मशहूर नज़्म है, बदीले बाग़-ए-जना, बच्चों की हँसती आँखों के जो आईने चकनाचूर हुए, अब उनकी चमक के परतों से इस शहर की गलियाँ रोशन हैं। ये इमेजरी जो फैज़ के यहाँ है, ये वहाँ के लिटरेचर से बोरोड है। वो भी बच्चों की हँसती आँखों के जो आईने चकनाचूर हुए, अब उसकी चमक के परतों से इस शहर की गलियाँ रोशन हैं। ये सोचना उस वक़्त, ये भी फैज़ तक वहाँ से पहुँच रहा है। फैज़ तो नर्म शायर हैं ही, लेकिन मैं समझता हूँ कि दुनिया के हर हिस्से में गुस्से को उम्मीद में बदलना, ट्रेजेडी को होप में कन्वर्ट करना, ये एक बहुत बड़ा रोल वहाँ की कहानियाँ, वहाँ की नज़्में, वहाँ की पेंटिंग्स हम तक पहुँचा रही थी। अ, और ये मैं नहीं समझता कि इतने लंबे अरसे तक गुस्से को, ट्रेजेडी को जिस तरह होप में फ़िलिस्तीनी शायरों ने और आर्टिस्ट ने बदला है, हमें इसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। हमें और जगह पर जब ट्रेजेडीज़ हुई हैं तो गुस्सा दिखाई देता है, हमें उसमें सीना कूटना दिखाई देता है, हमें उसमें ब्लेम दिखाई देता है। वो चाहे दुश्मन के लिए ब्लेम हो या अगली नस्लों के लिए ब्लेम हो, वो दिखाई देता है। ये चीज़ें बड़ी अजीब बात है कि फ़िलिस्तीनी लिटरेचर में नहीं दिखाई देती हमको। फ़िलिस्तीनी लिटरेचर लगातार ये उम्मीद दिला रहा है
कि संघर्ष करेंगे तो हम जीतेंगे, चाहे कितनी भी नस्लें गुज़र जाएँ। लेकिन क्या हुआ ऐसा ऐसा क्या हुआ कि एक दौर में यासर अराफात को घर घर में पहचाना जाता था, फ़लस्तीन के साथ हिंदुस्तान खड़ा था। अगर आप देखिए तो इंदिरा गांधी की तस्वीरें मिल जाएंगी, अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीरें मिल जाएंगी। गांधी का बयान था कि फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का, अरबों का वैसे ही है जैसे इंग्लैंड अंग्रेज़ों का और फ्रांस फ्रेंच लोगों का। नेहरू लगातार फ़लस्तीन के अधिकार के बारे में बात कर रहे थे, और मैंने बताया कि वो अटल बिहारी वाजपेयी तक आया था, और उसके बाद समा ऐसा बदला कि इस बार हम देख रहे हैं कि स्टैंड विद इजराइल का पूरा जोर पड़ा हुआ है। हर तरफ स्टैंड विद इजराइल की बात हो रही है। हिंदुस्तान उन मुल्कों में है जहां आप फ़लस्तीन के पक्ष में जुलूस नहीं निकाल सकते। फ़लस्तीन को लगातार हम हथियार भेज रहे हैं। आपने इजराइल को लगातार हम हथियार भेज रहे हैं, फ़लस्तीन को साथ में थोड़ा सा आपने कुछ गिफ्ट फ्रॉम इंडिया करके भेज दिया और उसके बाद आप भूल गए। तो ऐसा क्या हुआ कि धीरे 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 हिंदुस्तान ड्रिफ्ट करता गया, और आज हिंदुस्तान फ़लस्तीन की जगह इजराइल के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। अमेरिका और ब्रिटेन और इजराइल की जो तिकड़ी है उसके अंडर में जैसे काम कर रहा हो या उसके कहने पे काम कर रहा हो, ऐसा लगता है। और देश में एक ऐसा पागलपन छाया हुआ है कि फ़लस्तीन की इतनी सारी बर्बादी, इजराइल की इतनी सारी गुंडागर्दी किसी को दिखाई नहीं दे रही है। अब इसमें आप भी पहले कह चुके हैं और लोगों ने भी बहुत बार ये बात कही है शायद, कि हिंदुस्तान की शिफ्ट एक दिन में नहीं हुई है, ये पॉलिसी शिफ्ट जो है, ये एक दिन में नहीं हुई है। दूसरी बात जो बहुत चौंका देने वाली है कि 7 तारीख जिसका आपने ज़िक्र किया कि वहाँ से शुरुआत नहीं होती है फ़िलिस्तीन की हिस्ट्री की, वो बड़ी अजीब बात है कि ऐसा लगता है मुझे यहाँ का मीडिया और यहाँ की आरएसएस और पूरी ट्रोल आर्मी, ऐसा लगता है जैसे बता दिया गया था कि 7 तारीख होने वाली है। ऐसा लगता है कि जैसे वो तैयार बैठे हुए थे पूरी ट्रोल आर्मी कि वो क्या कैंपेन चलाएँगे और फ़िलिस्तीन के खिलाफ किस तरह से वो प्रोपेगेंडा करेंगे। ऐसा लगता है कि उनकी ट्रोल आर्मी के मैसेजेस पहले से तैयार थे और चंद घंटों के अंदर कम से कम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो कैंपेन ऑलमोस्ट उसी तरह से किया गया जैसे आज बम्बार्डमेंट किया जा रहा है। उस उन मैसेजेस का जो जो झूठे मैसेजेस थे बिल्कुल, वो लोगों की मानसिकता बदलने के लिए जो मैसेजेस चूज़ किए गए थे, वो पहले से तैयार थे। ऐसा लगता है कि उनको भी पता था कि ये होने वाला है, जो 7 तारीख को हुआ इज़राइलियों को, और हमारे यहाँ आरएसएस को भी बता दिया गया था शायद। ऐसा लगता है, क्योंकि उसके लिए तैयारी तो चाहिए होती है कुछ वक़्त की। चंद घंटों के अंदर वो मैसेजेस आने शुरू हो गए थे, जिनमें बेहद नफ़रत थी फ़िलिस्तीनी अवाम के लिए, बेहद नफ़रत थी हमास के लिए। अ, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे अ, हमारे मुल्क में कुछ नहीं हो रहा हो। यानी अ, मणिपुर में आग लगी हुई है और उस वक़्त हम इज़राइल के साथ, उसके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। मणिपुर का भूल करके हम इज़राइलियों के लिए सीना कूट रहे थे उस वक़्त। तो ये एक बड़ी अजीब बात थी। दूसरी अजीब बात जो मुझे लगती है अभी भी, कि ज़्यादातर जगह आज भी अगर आप देखें, कोई खबर देख लीजिए उठा के, कोई मैसेज उठा करके देख लीजिए, इस जंग को लगातार इज़राइल यानी एक मुल्क और हमास यानी एक ऑर्गेनाइज़ेशन, एक संस्था, इनके बीच में जंग बताया जा रहा है। और इसमें इतना ज़बरदस्त कैंपेन है कि कभी-कभी तो हमारी ज़बान भी लड़खड़ा जाती है और हम उसको कहने लगते हैं इज़राइल-हमास वॉर या इज़राइल-हमास कॉन्फ्लिक्ट। ये बिल्कुल साफ है मेरे लिए अशोक, कि ये जंग जिसकी जिसकी हिस्ट्री में एक मेजर टर्निंग पॉइंट था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1948 का, हालाँकि उससे पुरानी हिस्ट्री है इसकी, लेकिन मेरे लिए ये बड़ी साफ बात थी कि ये जंग इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बच्चों, फ़िलिस्तीन की महिलाओं, औरतों और फ़िलिस्तीन के बूढ़े आम शहरी के खिलाफ हो रही है।
ये इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। मैं नहीं समझता कि ये हमास और इज़राइल के खिलाफ है। इज़राइल एक फ़ैशिस्ट स्टेट है। उस फ़ैशिस्ट स्टेट की एक्सपेंशन पॉलिसीज़ वही हैं जो हिटलर की थी। लिमिटेड लेवल के ऊपर है, हिटलर ने बड़े लेवल पे किया था उसको, यानी सारे मुल्कों पे चढ़ दौड़े थे। ये फ़िलिस्तीन और बराबर के मुल्कों को धमका रहे हैं लगातार। इन्वेड करने की कोशिशें पहले और मुल्कों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ ही है, लेकिन आज के दौर में इन्हें ये डर लगता है कि एक्सपैंड करेंगे तो कहीं ज़्यादा बड़ा रिएक्शन आएगा, इसलिए जंग को जारी रखना है तो फ़िलिस्तीन के सबसे जो मैं कहूँ दलित तबका है वहाँ का, जो वो तबका है जो सबसे कमज़ोर है, ये उसके खिलाफ जंग जारी कर रखे हुए हैं। ये उन बच्चों के जो दूध पीते हैं या अजन्मे बच्चों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ये बात अगर किसी की समझ में नहीं आती है, तो मैं समझता हूँ कि उसकी आँखें बंद हैं, वो अंधा है, कम से कम पॉलिटिकली तो अंधा है ही। या इंसानियत के तौर के ऊपर वो बिल्कुल अंधा है, जिसको ये दिखाई नहीं दे रहा कि एक तरफ एक फैशिस्टिक स्टेट है, जिसको सपोर्ट कर रहा है पूरा का पूरा यूरोप और अमेरिका, यानी सबसे ताकतवर देश सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो बिल्कुल कमज़ोर और नातावान अवाम हैं, जिनके खिलाफ ये जंग लगातार जारी है। लेकिन इस बार एक फ़र्क मैं देख पा रहा हूँ गौहर साहब, आप मैं चाहूँगा आप इसकी तस्दीक करें मैं सही हूँ या गलत, क्योंकि लंबे वक्त से आप देख रहे हैं, मुझे भी देखते हुए, आपसे छोटा हूँ लेकिन 30 साल तो हो ही गया इन सारी चीज़ों को देखते हुए। ये लगातार होता रहा, बीच बीच में लगातार बमबारी, लोगों की गिरफ्तारी, वेस्ट बैंक में 10 लोगों को मारना, गज़ा में 50 लोगों को मारना, गज़ा का ब्लॉकेड, यासर अराफात साहब के मरने के बाद ये सारा कुछ, क्योंकि हमास भी कोई हवा में नहीं पैदा हुआ है। 7 अक्टूबर के बारे में यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल ने उन्होंने कहा था कि 7 अक्टूबर किसी वैक्यूम में नहीं हुआ है, तो हमास भी किसी वैक्यूम में पैदा नहीं हुआ है। जिस तरह से पीएलओ को कमज़ोर किया गया, ये सारी कहानियां लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो हमारे बताने से नहीं जानेंगे। फिर भी ये सब मैं लगातार देखता रहा, लेकिन इनका वर्ल्ड में, दुनिया में रिएक्शन कभी दिखाई नहीं देता था। अमेरिका ने चुपचाप अपना वो रूल भी बना लिया था ट्रंप के समय में कि अगर नए सेटलर्स ये बसाते हैं तो वो इंटरनेशनल लॉ का कोई उल्लंघन नहीं है। ये सारा कुछ हो गया और दुनिया में कोई रिएक्शन नहीं दिखाई दिया था। अरब मुल्कों में भी थोड़ा बहुत रिएक्शन कभी दिख जाता था, ज़्यादा रिएक्शन दिखता नहीं था। इस बार एक तरफ तो आपने बिल्कुल सही कहा कि सरपरस्ती है अमेरिका की और यूरोपीय मुल्कों की, और भी बहुत सारे दीगर मुल्कों की सरपरस्ती है। दो चीज़ें सामने आई हैं। एक तो साउथ जो है वो खड़ा हुआ है, साउथ अफ्रीका खड़ा हुआ, और उसके पीछे पीछे बहुत सारे मुल्क खड़े हुए, और आईसीजे में जो सुनवाई चल रही है उसमें अगर हंगरी, फ्रांस और यूएस को छोड़ दें तो कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिसने इजराइल की इस बात के लिए लानत मलामत नहीं की है कि उसने कब्जा करके पूरा का पूरा इलीगल तरीके से अपना मुल्क बनाया है। उसमें यूरोप की भी कई कंट्रीज, नॉर्वे शामिल है उसमें, आयरलैंड लगातार बोल रहा है, साउथ अफ्रीका तो बोल ही रहा है, और अरब मुल्क भी शायद पहली बार इतना खुल के यूएन में बोल पा रहे हैं। इसके पहले उनके छोटे मोटे बयान किसी के आ जाया करते थे। प्लस सोशल मीडिया में मैं चूंकि लगातार फॉलो करता हूं, अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, क्या कहते हैं, इटली में, इन सारे मुल्कों में सरकारों की रोक के बावजूद, जर्मनी में तो बाकायदा रूल बनाया गया कि आप प्रो पैलेस्टीनियन रैली नहीं निकाल सकते हैं, उसके बावजूद लगातार रैलियां निकल रही हैं, सोशल मीडिया पे लड़के लड़कियां लिख रहे हैं, और ख़ासतौर पे जो यंगर जनरेशन है, ऐसा लग रहा है कि उसको पहली बार पता चला है कि फ़लस्तीन के साथ क्या हो रहा था। उसके बाद उसने इतिहास भी खंगाल लिया है, वर्तमान भी खंगाल लिया है। वो कार्यक्रमों में जाके हिलरी क्लिंटन से, जो बाइडेन से सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन कम से कम एक संख्या ऐसी दिख रही है जिसने क्वेश्चन करना शुरू किया है इजराइल को। और मैं अपनी जिंदगी में पिछले 20-25 सालों से जो मैं फॉलो कर रहा हूं, ये लगभग पहली बार देख पा रहा हूं। अभी तक ये सब कुछ जो है वो लेफ्ट ओरिएंटेड और कुछ लिबरल इंटेलेक्चुअल्स तक सीमित था, बाकी लोग नहीं बोलते थे। लेकिन इस बार जो लोग बोल रहे हैं, लगातार लिख रहे हैं, लगातार, वो कोई इंटेलेक्चुअल्स नहीं है, आम लोग हैं। और ये एक बड़ा परिवर्तन, चाहे सोशल मीडिया की वजह से हो, चाहे जिस वजह से हो, आप देख पा रहे हैं ये परिवर्तन और इसका कोई असर देख पा रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अशोक। अ, हमें 2-3 चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक तरफ तो अमेरिका इंक्रीज़िंगली
वो 2-3 देश जिनके आपने नाम लिए, जिसमें जर्मनी शामिल है, यूके शामिल है, नॉर्वे शामिल है, कुछ ऐसे देश हैं जो धीरे-धीरे आइसोलेट होते चले गए। जो इनिशियल झटका था, वो तो ज़ाहिर है कि इनका कैंपेन इतना इंटेंस था कि दुनिया की आबादी भी और सरकारें भी दे वर टेकन अबैक, अगर अंग्रेजी में कहूँ। वो बिल्कुल। इतना बड़ा था वो मामला कि एकदम से सब दे वर स्टन्ड। लेकिन बहुत जल्दी ये 4-5 मुल्क जो थे शुरुआत में, वो आइसोलेट होते चले गए और अब ये हाल है कि ज़्यादातर मुद्दों के ऊपर सिर्फ अमेरिका रह गया है। यानी जर्मनी और फ्रांस और यूके भी बैक फुट पे हमें बहुत मुद्दों के ऊपर दिखाई देते हैं। ये बात अलग है कि वहाँ की सरकारें दिल से शायद अभी भी इज़राइल के साथ खड़ी हैं, लेकिन अवाम का इतना बड़ा प्रेशर इस बीच में क्रिएट हुआ है कि उनको भी बहुत कई कदम पीछे हटना पड़ा है। दूसरी चीज़ जो बड़ी साफ दिखाई दे रही है, वो ये दिखाई दे रही है कि दुनिया के सारे ही मुल्क इन 4-5 मुल्कों को छोड़ करके फ़िलिस्तीनी अवाम के साथ खड़े हुए हैं। वो किस हद तक खड़े हैं, ये अलग बात है। वो जंग में उतरने के लिए नहीं खड़े हैं, लेकिन अवाम के साथ उनकी हमदर्दियाँ शामिल हैं। उसमें सबसे बुलंद आवाज़, जैसा आपने कहा, साउथ अफ्रीका की है, लेकिन साउथ अफ्रीका अकेला नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ नेशंस, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड इन यूनाइटेड। लैटिन अमेरिका से जिस तरह का सपोर्ट मिला है वो भी अपने आप में आश्चर्यजनक है। लूला ने जो बोला है वो बोलने की मतलब आसान काम नहीं होता है वो किसी नेशनल प्रेसिडेंट के लिए बोलना। बिल्कुल, बिल्कुल आसान काम नहीं होता है और ये कि अवाम अगर साथ ना हो तो नेशनल प्रेसिडेंट भी नहीं बोल सकता इस तरह से। तो मैं ये समझता हूँ कि जिसको आप साउथ कह रहे हैं, वो सिर्फ साउथ नहीं है, दुनिया की ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं। इन 5-6 को छोड़ करके सभी, हमारे मुल्क में ज़ाहिर है कि ऑफ़िशियली हम इज़राइल के साथ उस तरह से नहीं हैं, फ़िलिस्तीनी अवाम के साथ भी खड़े होने की बात कर रहे हैं। हालाँकि मोदी ने जो पहला बयान दिया था, वो बयान बहुत ही प्रॉब्लमैटिक था, लेकिन पीछे कदम हटाना पड़ा फ़ौरन ही और फ़ॉरेन अफ़ेयर्स को उसे करेक्ट करना पड़ा और हमें वहाँ पर दवाएँ भेजनी पड़ गईं। ये नहीं है कि बहुत दिल से चाह के मोहब्बत में भेजी गई थी वो दवाएँ हमारी हुकूमत की तरफ से, लेकिन प्रेशर इतना था इंटरनेशनल कि हमको कदम पीछे हटाना पड़ा और मोदी के उस बयान को रिट्रैक्ट ऑलमोस्ट करना पड़ा। ये बात समझने के बाद जिन जगहों के ऊपर, 5-6 जगहों के ऊपर, जैसा आपने कहा कि बहुत बड़ी तादाद ना सही, मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ी तादाद है। इससे पहले इतने बड़े डेमोंस्ट्रेशंस मेरी ज़िंदगी में नहीं हुए, इन मुल्कों में भी। यानी लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आएँ, जर्मनी हो, फ्रांस हो, यूनाइटेड किंगडम हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, वहाँ लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे उतरे। इतने बड़े डेमोंस्ट्रेशंस एक मुद्दे और एक छोटे से एक कंट्री के लिए इससे पहले नहीं देखे गए। मैं ये नहीं कह रहा कि उससे पहले हमदर्दियाँ नहीं थी। मेरे ज़माने में हमदर्दियाँ कहीं ज़्यादा थी, हिंदुस्तान में कहीं ज़्यादा डेमोंस्ट्रेशन हुआ करते थे, ऑलमोस्ट हर शहर में हो जाते थे डेमोंस्ट्रेशंस, लेकिन इतनी तादाद में लोग सड़क पर उतरे दुनिया में, ये दुनिया पहली बार विटनेस कर रही है और एक मुद्दे के ऊपर विटनेस कर रही है। अशोक, एक चीज़ जिसके ऊपर से लोगों का ध्यान कम जा रहा है, मुझे लगता है वो हमें ज़रूर बार-बार कहनी चाहिए कि ये जंग सिर्फ़ फ़िलिस्तीन की जंग नहीं है। बिल्कुल। फ़िलिस्तीन के अवाम के सिर्फ़ उनके खिलाफ नहीं है, बल्कि अगर हम देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो इंटरनेशनल कन्वेंशन था, उसमें हमने कुछ लिमिट्स लगाई थी, हमने उसमें कुछ बाउंड्रीज़ खींची थी, कुछ हदें मुकर्रर की थी। अवाम के ऊपर बम नहीं बरसाए जाएँगे, शहरों के ऊपर बम नहीं बरसाए जाएँगे, आम आदमी को कत्ल
नहीं किया जाएगा, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर बम नहीं बरसाए जाएँगे, वहाँ इन्वेजन्स नहीं किए जाएँगे, अस्पतालों को दूर रखा जाएगा और हिस्टोरिकल प्लेसेस के ऊपर हम बमबारियाँ नहीं करेंगे, वहाँ पर जंग नहीं लड़ी जाएगी। हमें ये दिखाई दे रहा है, इसराइल में ये सब किया गया है। जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है उसको हर तरह से वायलेट किया गया है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने इंटरनेशनल कन्वेंशन को साइन किया था, ये वो सरकारें हैं जिन्होंने साइन किया था, वो सपोर्ट कर रही हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन को पैरों में रौंदा जाना। पैरों में क्या कहूँ, टैंक के पहियों में रौंदा जा रहा है वो। ये अगर नहीं दिखाई दे रहा किसी को, तो फिर मैं यही कहूँगा कि वो इंसानियत के खिलाफ है। वो इंसानियत के खिलाफ है, इंसानियत यहाँ तक पहुँच गई थी कि हम कहें कि जंग में भी लिमिट्स होंगी। वैसे तो ये कॉन्शियसनेस बहुत तेज़ी से दूसरी जंग के बाद बढ़ी थी अवाम के बीच में कि जंग की कोई रैशनैलिटी नहीं है, चीज़ें बातों से सुलझाई जानी चाहिए। लेकिन जंगें होती रहीं। ज़ाहिर है कि अमेरिका ने सबसे ज़्यादा जंगें इस बीच में लड़ी हैं, जो सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की हाय-हाय मचाते हैं, उसके बावजूद उन्होंने लड़ी हैं। सारी जंगें उन्हीं के नाम लिखी जाएँगी, जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो। लेकिन ये कि इंसानियत ये कह रही थी कि जंग के भी कुछ आदाब होंगे। वो सारे आदाब, वो सारे कन्वेंशंस को इस वक़्त रौंदा जा रहा है और उसमें साथ खड़े हैं ये 4-5 कंट्रीज़, जिन्हें हम सभ्य कहते हैं। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा असभ्य कुछ नहीं हो सकता, कि उन कन्वेंशन के खिलाफ एक मुल्क लगातार जंग कर रहा हो और ये कंट्रीज़ उसके साथ खड़े हों और सिर्फ़ इसलिए साथ खड़े हों कि इनका माल बिकेगा वहाँ पर और जो असलहा है उसका प्रेशर है, जो जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, एक बहुत बड़ा और उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा शेयर अमेरिकन का है। तो वो सबसे ज़्यादा आर्म्स बनाते हैं, सबसे ज़्यादा आर्म्स बेचते हैं, सबसे बड़ा मार्केट कंट्रोल उन्हीं का है। सिर्फ़ उसके लिए ये जंग को के साथ खड़े रहें, ये इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। आपकी कोई नज़्म सुनना चाहेंगे इस पर, उसके बाद आखिरी सवाल पूछ के ख़त्म करेंगे या नज़्म पर ही ख़त्म करेंगे? मैं एक बहुत पहले की नज़्म जिससे मैंने शायरी शुरू की, जी। वो सुना देता हूँ और एक जो अब 40-50 साल बाद लिखी है, वो 2 नज़्में आपको सुना देता हूँ। जी, पहली बिल्कुल। नज़्म छोटी-सी है, मैं आईआईटी में था, बमबारी हो रही थी, उस वक़्त खबरें आ रही थीं और बहुत डिस्टर्ब था और मुझे अभी भी याद है कि मैं कमरे में बैठा हुआ 2 नज़्में लिख रहा था, जिनमें से एक सुना रहा हूँ आपको। तख़लीक़ करना कहते हैं पैदा करना या गढ़ना। तख़लीक़ किया तूने इंसान और मुझको निकाला जन्नत से। ये इलाक़ा जो है फ़लस्तीन का, ये बहुत सारे टेक्स्ट में, इस्लामिक टेक्स्ट में और इंक्लूडिंग ज्यू टेक्स्ट में लैंड ऑफ हनी एंड मिल्क कहलाता है। जी। तख़लीक़ किया तूने इंसान और मुझको निकाला जन्नत से, तब मैंने अपने हाथों से इस जन्नत को तामीर किया। तब मैंने अपने हाथों से इस जन्नत को, सहूनी कहते हैं ज़ायनिस्ट को उर्दू ज़बान में। शैतान के नायब सहूनी दोज़ख को यहाँ तक ले आए। मैं फूल खिलाता हूँ जब भी ये बाद ख़िज़ां ले आते हैं। मैं गीत सुनाता हूँ जब भी ये आग से जी बहलाते हैं। मैं क्या समझूँ, मैं क्या चाहूँ, तू कादिर भी, ख़ामोश भी है। ये एड्रेस है भगवान को, गॉड को, कि तू सब कुछ कर सकता है लेकिन ख़ामोश है। मैं क्या समझूँ, मैं क्या चाहूँ, तू कादिर भी, ख़ामोश भी है। मैं खुद ही कुछ कर गुज़रूँगा, मैं खुद ही कुछ कर गुज़रूँगा। ज़ाहिर है कि उस वक़्त जो कुछ पढ़ा था, उसका असर रहा होगा, इसलिए शोर-शराबा, मार दो, काट दो नहीं है, जो होना नहीं चाहिए मेरे ख़्याल में। और ये अभी जो नज़्म लिखी, कई जी। दोस्तों ने लिखी है पहले भी, लेकिन मैं यहाँ फिर आपको सुना देता हूँ। फ़िलिस्तीन, अजीब जंग है ये और अजीब तर हैं कि जो इस एक जंग में ज़ालिम की सफ़ में शामिल हैं। ये जंग बच्चों के, माँओं के, दर्सगाहों के, निहत्थे लोगों के, बूढ़ों के और ज़ईफ़ों के। ये जंग ज़ख्मी मरीज़ों के, अस्पतालों के खिलाफ जंग है जो जाने कब से जारी है।
और इनका जुर्म है आज़ादी वतन का जुनून। और इनका जुर्म है आज़ादी वतन का जुनून। ये जंग तेल पे कब्जे की जंग है, लेकिन ये जंग मजलिस अक़वाम यूनाइटेड नेशंस, ये जंग मजलिस अक़वाम के खिलाफ भी है। वो चाहते हैं कि ये जंग खत्म हो न कभी। अजम में कोख के बच्चे चुकाएं हर कीमत, बिछाएं लाशें तो यूं हो जमीन छोटी पड़े। बहे जो खून तो भर जाए उससे हर सागर। वो चाहते हैं गुलामी का दौर लौट आए। वो चाहते हैं गुलामी का दौर लौट आए। ये ख्वाब है कि सभी कुछ तबाह हो जाए। जो कस्में खाते थे तहजीब की हिफाजत की, नकाबें फेंक के उतरे हैं आज मैदान में। लगाए जिस्म पे मजलूमियत के तमगों को, एहसास जुल्म के जालिम की सब में शामिल हैं। मगर ये भूल गए हैं कि ये जख्म गहरे सही, करोड़ों लोग उठेंगे कहेंगे बस अब बस। मगर ये भूल गए हैं कि जख्म गहरे सही, करोड़ों लोग उठेंगे कहेंगे बस अब बस। भरोसा देंगे फिलिस्तीन के अवाम को वो, ये जंग सिर्फ तुम्हारी नहीं हमारी भी है। करोड़ों लोग उठेंगे हर एक मुल्क में जो हुकूमतों के सिरों को झुका के दम लेंगे, हुकूमतों के सिरों को झुका के दम लेंगे। उम्मीद है कि इस बार जो शहादतें दी हैं फ़लस्तीन के लोगों ने क्या, औरतों ने, मासूम बच्चों ने, अजन्मे बच्चों ने जिस तरह की शहादतें दी हैं, वो बेकार नहीं जाएगी। पूरी दुनिया जिस तरह से उनके हक़ के साथ खड़ी हुई है, पूरी दुनिया में जैसे उनके लिए आवाज़ें उठी हैं और यूनाइटेड नेशंस में जिस तरह की बहस चल रही है, आईसीजे में जिस तरह की बहस चल रही है, कई बार सामने दिखता है कोई बहुत मजबूत लेकिन अंदर से बहुत खोखला होता है। और हम जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स लगातार खोखला होता गया है, G20 में अकेला पड़ा है, यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में उसका अकेला हाथ था रोकने वाला। इस जंग को रोकने के लिए जो प्रस्ताव आया था उसको रोकने वाला उसका अकेला हाथ था, कोई उसके साथ नहीं था। और बहुत मुमकिन है कि जिस तरह से चाइना, रशिया और ईरान का एक कनेक्शन बन रहा है, जिस तरह से आवाम खड़ी हुई है अरब से लेके, साउथ से लेके, लैटिन अमेरिका से लेके पूरी दुनिया में, कि इस बार ये शहादत बर्बाद न जाए और फ़लस्तीन की आज़ादी की बात जो अब अमेरिका और यूके को भी दबी ज़बान में करनी पड़ी है, वो एक हकीकत की तरह हमारी ज़िंदगी में हमारे सामने आए। हम यही उम्मीद कर सकते हैं, हम इसी की कोशिश कर सकते हैं। गौहर साहब, आप आए, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बार बार परेशान करना चाहेंगे, शुक्रिया।